अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का लोकसभावार विवेचना की कड़ी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और आज हम लोग 27 बांका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रिव्यू करेंगे। पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। जो सरकारी आंकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर के पोर्टल के अनुसार यहाँ कुल 1548 पोलिंग स्टेशंस हैं और अभी तक के अनुसार 15,03,374 वोटर हैं। ये संख्या हालांकि बढ़ेगी। इस ज़िले में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा का। सुल्तानगंज जो है उसका पार्ट भागलपुर में पड़ता है। अतः बांका लोकसभा क्षेत्र में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं इस लोकसभा के इतिहास के बारे में। यह ज़िला 91 में अस्तित्व में आया, यानी लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस ज़िले का निर्माण किया था। कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में यह गढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से पहले कांग्रेसियों का गढ़ था और आपको जान करके एक आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में आया उसकी अभिव्यक्ति यहाँ भी दिखती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मधु लिमे, जो विकिपीडिया में उपलब्ध आंकड़े पब्लिक डोमेन में, उसके अनुसार मधु लिमे द ग्रेट द फेमस सोशलिस्ट लीडर, एक बार सोशलिस्ट पार्टी से और एक बार जनता पार्टी से 71 और 73 और 77 में इन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से 80 में हुए, 84 में इनकी पत्नी मनोरमा सिंह, 85 में यह पुनः चंद्रशेखर जी जीते, 86 में पुनः मनोरमा सिंह उनकी पत्नी, 89 और 91 में प्रताप सिंह जनता दल से जीते और 98 और 99 में समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव जीते। दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री भी रहे। आप इसको देख लीजिए कि ये 99 तक यहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं था। ये सभी लोग अपर कास्ट के एमपीज़ यहाँ हुए। जबकि अगर आप यहाँ पर आप जब समीकरण देखिएगा कास्ट का, एक वेबसाइट है चाणक्य, इसके अनुसार यहाँ पर जो आबादी है वह यादवों की आबादी बिहार की औसत आबादी से यहाँ ज़्यादा है। बिहार में औसत आबादी यादवों की 14 दशमलव समथिंग है, लेकिन यहाँ लगभग 17% आबादी है जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में फैला। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तो बेलहर वगैरह उसमें बहुत बड़ी संख्या में है। उसके बाद मुस्लिम की आबादी लगभग 11.5% के आसपास है। राजपूत की आबादी यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ लगभग 11% है। यही कारण है कि आपने जो देखा कि ये सभी जो जीत रहे थे, एकाध अपवाद को छोड़ के सभी राजपूत जाति से थे। यहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अभी वर्तमान में सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल जदयू से हैं, अमरपुर से जयंत राज जो मंत्री भी हैं जदयू के हैं, धोरैया विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, बुद्धदेव चौधरी जो आरजेडी से हैं, बांका से रामनारायण मंडल बीजेपी, ये एक बार मंत्री भी रहे, कटोरिया यहाँ शेड्यूल ट्राइब का, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की भी अच्छी आबादी है, वहाँ से डॉक्टर निकी हेम्ब्रम बीजेपी के हैं और बेलहर से मनोज यादव है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की भी आबादी है और इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब की आबादी लगभग 3.6%। तो ये मोटे तौर पर कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है और बाकी सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बांका ज़िले में पड़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से उसके बाद 96 से, मतलब एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए, 96 में गिरधारी यादव जीते, 99 के बाद ये चीज़ें बदल गई, गिरधारी यादव जीते, फिर हालांकि दिग्विजय सिंह जीते, पुतुल कुमारी उनकी पत्नी, लेकिन उसके बाद ये जयप्रकाश यादव गिरधारी यादव, जयप्रकाश यादव गिरधारी यादव के बीच में ये चुनाव होता रहा। 2019 का जो चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अनुसार आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो
कैंडिडेट हैं। 2019 में गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड से जीते, 2014 में जयप्रकाश यादव आरजेडी से जीते, और 2009 में दिग्विजय सिंह एक बार इंडिपेंडेंट जीते। तो उस वक्त समता पार्टी से और नीतीश कुमार से अनबन हो गई थी, तो इनको टिकट नहीं दिया और ये जीत गए थे। तो ये मोटे तौर पर कुछ जानकारी है इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एग्जिस्टिंग सिटिंग एमपी हैं उनका जो परफॉर्मेंस था लोकसभा में वो कैसा था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च वेबसाइट के अनुसार गिरधारी यादव का अटेंडेंस लोकसभा में 63% था, मतलब ये बहुत अच्छा अटेंडेंस नहीं माना जा सकता है। उन्होंने 9 डिबेट में भाग लिया और कुल 144 प्रश्न पूछे। प्राइवेट मेंबर बिल, जैसा मैंने बताया, तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर कोई सदस्य लाते हैं लोकसभा में तो एक अच्छा साइन माना जाता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल सामान्यतः पास नहीं होते हैं, लेकिन उनसे उस पर्टिकुलर मेंबर का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और संसदीय प्रणाली की जानकारी, आम जनता और जनमानस के मुद्दों पर उनकी अच्छी जानकारी की समझ होती है और इसका पता चलता है। इसके अतिरिक्त इनका जो अटेंडेंस मैंने बताया 63% अटेंडेंस है, जो ओवरऑल बजट सेशन वगैरह में बहुत अच्छा नहीं रहा इनका। जैसे बजट सेशन 24 में इनका 78% था, लेकिन फिर बजट सेशन 22 में मात्र 33% था। उसके बाद बजट सेशन 19 में 76% था। मोटे तौर पर ये उनका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और लेजिस्लेटिव उपलब्धि की बात है। पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इन सबों के एफिडेविट के बारे में। जैसा मैंने बताया कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर हर कैंडिडेट का जो एफिडेविट होता है वो अपलोड होता है, जिसमें उनको मुख्य रूप से अन्य बातों के अलावा 2-3 जानकारी देनी आवश्यक होती है। हालांकि सारी जानकारी आवश्यक होती है, लेकिन कुछ जो जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है वो ये होता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, इन पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इनकी संपत्ति कितनी है और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो इस संबंध में थोड़ा सा रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर ओवरऑल हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, जनता दल यूनाइटेड से ये गिरधारी यादव जी कैंडिडेट हैं जो कि सिटिंग है। इनके विरुद्ध कोई पेंडिंग केसेस, जो एफिडेविट बता रहा है उसमें कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इन पर नहीं है। कन्विक्शन इनका नहीं हुआ है किसी भी केस में, और एलएलबी इन्होंने की है। इनका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो एलएलबी है। 2020-21 में इन्होंने जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसके अनुसार 8,75,000, 21-22 में इन्होंने जो अपना रिटर्न भरा है वह 11 लाख का है, और 22-23 में लगभग 12 लाख समथिंग का रिटर्न इन्होंने भरा है। जहाँ तक इनके संपत्ति का प्रश्न है, उसके संबंध में जैसा मैंने बताया कि इन पर कोई केसेस पेंडिंग नहीं है और किसी भी मामले में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सामान्यतः लोगों में ये रहता है कि कैंडिडेट्स, खास करके अगर यादव जाति से कैंडिडेट हैं तो पता नहीं उन पर मुकदमा है कि नहीं है। तो ये इन पर कोई मुकदमा पेंडिंग भी नहीं है और किसी केस में इनका कन्विक्शन भी नहीं हुआ है। इनके पास जो मूवेबल एसेट्स हैं, चलंत संपत्ति है, वह इनके एफिडेविट के अनुसार 36 लाख है और इनकी पत्नी के नाम से लगभग 10 लाख मूवेबल प्रॉपर्टी है। जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें बिल्डिंग्स होता है, ज़मीन होता है, उन सबों का प्रश्न है, तो उसकी पूरी संपत्ति इनके पास करीब करीब 1,26,30,000 के आसपास है। ये इन पर जो कर्ज वगैरह है वह लगभग 6 लाख के आसपास कर्ज है। तो ये इनका एफिडेविट बता रहा है। इसके अलावा इनके पास सरकारी आवास के चीज़ दिए हुए हैं और इन पर कोई बकाया नहीं है, किसी सरकार की किसी चीज़ की बात नहीं है।
इन्होंने एमए हिस्ट्री में किया है और भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। बीए ऑनर्स भी इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है। एमए हिस्ट्री से डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने 89 में किया है। ये इनका बता रहा है। ये मूलतः रहने वाले बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही हैं, यानी ये लोकल्स हैं। ये कुल मिला जुलाकर है इनके पास जो ज़मीन जायदाद है वह 15 एकड़ के आसपास है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बाजार मूल्य के हिसाब से अभी है। जयप्रकाश नारायण यादव मूलतः जमुई कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं, बरहेट जिसको भी हम लोग बोलते हैं। तो इनके संबंध में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यूँ समझें कि इन पर भी कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, कोई भी क्रिमिनल केस में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत स्पष्ट भी किया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही केसेस को पेंडिंग अगर कुछ है तो उसको वेबसाइट पर दिखाने की बात होती है। इनके पास चूँकि ये भी कई बार विधायक रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी ये राज्य मंत्री, मुझको अगर ठीक से याद हो जल संसाधन राज्य मंत्री ये थे। इन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न दिया है उसके अनुसार 22-23 में 15 लाख का रिटर्न इन्होंने फाइल किया है, उसके पहले 13 लाख, और इस तरह से इनकी संपत्ति का वेबसाइट में दिया हुआ है। तो कोई बहुत धन के मामले में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हों ऐसी भी इनकी छवि नहीं रही है। ये मोटे तौर पर यही है। इनके पास भी जो इमेबल एसेट है वो लगभग 31 लाख के आसपास का है। इनके पास जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये इनके ओवरऑल ये चीज़ है। अब आइए थोड़ा बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ओवरऑल समझ लीजिए। बांका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और इस ज़िले का फैलाव है, यह देवघर से भी इसका माने झारखंड से इसका बॉर्डर मिलता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है, थोड़ी कम आबादी है और मुख्य रूप से यहाँ पर धान की खेती होती है। बहुत संपन्न इलाका नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हालांकि वे बैक यहाँ पर डिस्टिलरी का एक इंडस्ट्री था, लेकिन वो सब बंद हो गया है। टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ काम हुआ है। ओढ़नी डैम, मंदार पर्वत, वहाँ पर लगाया गया है रोपवे वगैरह, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसके कारण इसका दोहन भी हुआ। एक नदी बहुत महत्वपूर्ण है, चानन नदी, उसका बालू बहुत अच्छा माना जाता है। और बांका जिला में एक बहुत बड़ा कॉकस है बालू का, तो बालू का के माफिया के लिए यह जिला जाना जाता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, इतना पावरफुल है वो, हालांकि इस राज्य का रहने वाला नहीं, इतना पावरफुल है कि ज़िले के कोई भी बड़े से बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उसकी मर्जी के बगैर वहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वो इतना पावरफुल है कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, राइट फ्रॉम पंचायत टू संसद, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको संरक्षण प्रदान करते रहे। उसके कारण चानन नदी बिल्कुल विकृत हो गई है, बालू का बेतरतीब तरीके से उत्खनन हुआ है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ा है। वहाँ पर पहाड़ों के रहने के कारण अवैध पत्थर के खनन के भी मामले यदा कदा आते रहे हैं। हालांकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनजीटी वगैरह के आदेश और पब्लिक अवेयरनेस वगैरह बढ़ने के कारण इसमें थोड़ी कमी आई है। इसलिए अब कोई बड़े पैमाने पर गिट्टी का उत्खनन हो ऐसे कोई मामले सामने नहीं आते रहे। ये एक ओवरऑल जानकारी है जो बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। यहाँ पर जो चुनाव होगा वह बाइपोलर होगा, आरजेडी और जदयू के कैंडिडेट के बीच में। जब हम लोगों ने समीक्षा की, लोगों से अपने लेवल पर सर्वे किया, तो चूँकि ये 26 तारीख को चुनाव होना है, 26 अप्रैल को, तो अभी बिल्कुल पिक पर है। यहाँ पर तेजस्वी जी की भी सभा हुई है और जैसा कि आपने देखा कि पैन बिहार जो कैंपेन का ट्रेंड है वह एनडीए की तरफ से, तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, उसके बाद राजनाथ सिंह जी और जदयू के नेताओं का भी कैंपेन होता रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से एकमात्र नेता है, मतलब
तेजस्वी यादव, इसलिए आप यूं कहें कि ये पूरा कैंपेन का अगर एक लड़ाई हो तो एक कैंपेन में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा एनडीए का पूरा तंत्र है। तो वन वर्सेस ऑल की कैंपेन की लड़ाई एटलीस्ट दिखती है। यहाँ पर यद्यपि ये इलाका थोड़ा पिछड़ा है, लिटरेसी रेट भी एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह ज़िला बहुत सेंसिटिव है। जो बात गिरधारी यादव के पक्ष में जाता है वो ये जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, जैसा हम लोगों ने देखा और इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा तो ये पूरा चुनाव चूँकि लोकसभा का है तो कई बार कैंडिडेट तो गौन हो जाता है, कैंडिडेट को कई बार लोग जानते भी नहीं हैं। जैसे हमने कुछ मज़दूरों से बात की जो लक्ष्मीपुर वगैरह इलाके का था, कटोरिया इलाके का, अमरपुर वगैरह के इलाके के कुछ मज़दूर जो मज़दूर की समस्या भी है वहाँ, उन लोगों से जब हमने बात किया तो आश्चर्य रूप से उसमें से कई लोग कैंडिडेट का नाम ही नहीं जानते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इधर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि तेजस्वी यादव को वोट देंगे, कुछ ने कहा मोदी जी को वोट देंगे। तो तात्पर्य यह है कि लोकल इश्यूज़ गौण हैं यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है वो गिरधारी यादव के फेस पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के फेस पर हो रहा है। गिरधारी यादव के संबंध में जो दूसरी पॉजिटिव बात जाती है वो ये कि उनके संबंध में कहा यह जाता है कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बीच में ऐसी बातें चली थी कि नीतीश कुमार से उनके कुछ डिफरेंसेस थे, बीच में एक हल्ला भी उड़ा कि शायद वो आरजेडी में शामिल हुए, पहले आरजेडी में थे भी। तो एक एनडीए की तरफ से बहुत एग्रेसिव, मतलब एनडीए ने जदयू की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेट लीडरशिप उनके लिए एक मदद कर रहा हो, अभी तक वैसा कोई दिखता नहीं है। तो ये एक चीज़ उनके नेगेटिव जा रहा है, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव भी ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो आक्रोश है, तो देखने में अब यह भी आ रहा है कि जहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं वहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट कुछ इस तरीके से भड़क जाता है कि इनके पॉलिटिकल अलायंस और पलटी मारने के कारण जो क्रेडिबिलिटी का ह्रास हुआ है, इनके प्रचार के क्रम में वो चीज़ भी सामने आ जाती है। जो चुनावी सभाओं में कम भीड़ रहने, इनके उत्साहपूर्वक भाषण नहीं देने और वोटरों में उत्साह के अनुपस्थित रहने, उत्साह के अभाव के कारण दिखती है। तो मोटे तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे पर ही वहाँ चुनाव लड़ने की बात है। जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में कुछ बातें ये जाती है कि बड़े हम्बल, लोगों ने बताया कि बड़े हम्बल हैं, बहुत पुराना अनुभवी नेता रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन इनके संबंध में एक आरोप जो वहाँ के लोगों ने लगाया कि ये स्वयं भी जीते मंत्री रहे, इनके भाई भी मंत्री रहे, इनके माता पिता भी प्रखंड लेवल के फादर भी इनके चुनाव लड़े, इनके भाई की पत्नी जमुई से जिला परिषद के अध्यक्ष, ये चीज़ें आई तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आता है कि ये अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाते हैं। तो ये एक चीज़ इनके नेगेटिव जाता है। लेकिन ओवरऑल इनका इमेज बड़ा साफ़ सुथरा रहा है, लोगों से मिलते रहे हैं, मृदुभाषी रहे हैं और सरकारी तंत्र से इनका संबंध बड़ा मधुर रहा है। मंत्री रहते हुए जब ये बिहार में सिंचाई राज्य मंत्री ये रहे, शिक्षा मंत्री भी ये रहे, तो उस पीरियड में इन्होंने अपने इलाके के लिए बहुत काम किया। हालांकि उस पीरियड में बजट का आकार बहुत कम होता था, लेकिन इन्होंने बहुत काम किया। इनका कार्यक्षेत्र खड़गपुर से भी एमएलए रहे, तो खड़गपुर से लेकर के बांका और जमुई, ये जो सारे इलाके हैं ये जयप्रकाश नारायण यादव की परिधि में रहे हैं और इन इलाकों में इनकी अच्छी इमेज है, इनका अच्छा पकड़ है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि पर्सनल लेवल पर मतलब वोटर से इनका जो कांटेक्ट है, होम टू होम, परिवार टू परिवार कांटेक्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक चीज़ इनके फेवर में जाती है। हम लोगों ने बांका में भी कुछ इलाकों में सर्वेक्षण किया तो लोगों ने कहा कि बहुत मृदुभाषी हैं और ये अपनी बात को आर्टिकुलेटली रखते हैं। तो इनके पक्ष में एक इनका अपना व्यक्तिगत जो छवि है वो जाता है, पूर्व का काम भी जाता है। दूसरा कि जो एंटी इनकम्बेंसी मुख्य रूप से एनडीए सरकार के विपक्ष में जाता है, जिसमें बेरोज़गारी का मुद्दा है या फिर जो 15 लाख रुपया मिलना था, लोग उसको ज़रूर रखते हैं कि वो नहीं मिल रहा है। और जो तेजस्वी ने इतने दिनों में
नौकरी देने का जो उनका प्लैंक है वो है, हॉस्पिटल्स में जो इन्होंने काम किया वो है, तो ये सारी चीज़ें इनके पक्ष में जाती है। मोटे तौर पर आप यूँ समझें कि कंस्पिक्वसली जो चीज़ एब्सेंट वहाँ रहा, राम मंदिर का कोई मुद्दा, जैसे आज भी हम लोगों ने बहुत लोगों से सर्वेक्षण किया, तो राम मंदिर का कोई मुद्दा वहाँ कंस्पिक्वस नहीं हो, दिखता नहीं है। मोदी का क्रेज है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, तो लबो लबाब यह है कि वहाँ बिल्कुल कांटे का टक्कर है। अभी किसी भी कैंडिडेट के पास कोई क्लियर कट एज नहीं है, और चूँकि अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, अभी लगभग 8-9 दिन का, एक सप्ताह मान लीजिए कि समय है, तो जो लास्ट टाइम होता है उसमें जो नैरेटिव सेट होते हैं वो बहुत काम करता है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि दोनों कैंडिडेट बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में हैं। यदि तेजस्वी का जादू चला, इनका युवाओं में जो क्रेज है वो अगर चला, नौकरी देने की बात के कारण महिलाएं और जो गार्जियंस हैं उनमें ये क्रेज चला, तो फिर इनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अगर परिवारवाद का जो आरोप इन पर लगा है उसके कारण चीज़ें बिगड़ी और मोदी की गारंटी चली और गिरधारी यादव की अपना जो पर्सनल वोट बैंक है वो चला, तो फिर चीज़ें बदल सकती है। एक कैंडिडेट वहाँ खड़ा हो रहे थे, कोई झा जी करके, उनके बारे में लोगों ने बताया कि उनका चूँकि नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, अगर वो चुनाव में खड़े रहते तो वो एक सिरदर्द बन सकता था इंडिया के लिए। बहुत सारे लोगों से हमने अक्रॉस द सोसाइटी, अलग अलग जाति से, अलग अलग समूह से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि लगभग वो साल भर से मेहनत कर रहे थे बट समहाउ उनका कैंसिल हो गया। तो ये एक बात जो है वो गिरधारी यादव के पक्ष में जाती है। जैसा मैंने बताया कि वहाँ राजपूत की अच्छी खासी आबादी, ब्राह्मणों की ठीक ठाक आबादी है, तो अगर गोलबंद हुआ, जाति के नाम पर ही गोलबंद हुआ, तो फिर इनको एज मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।